एलसीएम का फुल एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम लोग उस पर भी आएंगे, जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारा एचसीएफ है उसको कैसे निकालते हैं। सबको इतना आ गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था अपना, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर देखा था ना। प्राकृतिक संख्या कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की, देखा था ना। फिर उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे, एग्जाम्पल्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो जब हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा तो पहला जो था वो प्राइम नंबर था। पहला क्या था हमारा, प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर कॉमन होते थे, दो ही गुणनखंड कॉमन होते थे, समान होते थे। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा आपका एक। फिर इसके बाद था हमारा समग्र संख्या, जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर कॉमन होते थे उनको हम लोग बोलते हैं समग्र संख्या। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक वेन डायग्राम होता है जिसकी मदद से हम इन्हीं सभी संख्याओं को समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या बन सकती है। इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था, नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या था हमारा, 1 2 3 4। फिर इसी नेचुरल नंबर में जब हम लोगों ने जीरो को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, जीरो को जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, संपूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बन गया, होल नंबर। क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, होल नंबर। होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या। हम्म, तो हम लोगों ने क्या किया था, नेचुरल नंबर में जीरो का एड ऑन कर दिया था। हम्म, फिर इसके बाद नेचुरल नंबर और होल नंबर और इसके साथ साथ नेगेटिव भी, यानी ऋणात्मक नंबर भी, ऋणात्मक ऋणात्मक नंबरों को भी जब हम लोगों ने ले लिया था, ऋणात्मक संख्याओं को भी जब हम लोगों ने ले लिया था, तो हमारा क्या बन गया था, क्या बन गया था हमारा, इंटीजर्स। क्या बन गया था, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। क्या बन गया था, पूर्णांक। हम्म, फिर ये जो सारे हमारे थे, कल हम लोगों ने प्रूफ भी किया था कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो फिर इसके बाद क्या आया हमारा, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या आया हमारा, रैशनल नंबर्स। क्या था हमारा ये, परिमेय परिमेय संख्या। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ संख्या, ये सारी संख्याएं जो होती है संख्या होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होंगी जो हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। तो उन संख्याओं को हम लोगों ने क्या बोला, अपरिमेय संख्या। क्या बोला, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब जोड़ देते हैं हम लोग, तो हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। क्या बन गया था हमारा, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। हम्म, कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था ना
अगर आप इस डायग्राम को, इस तरह के डायग्राम को जब हम लोग सर्कल के अंदर सर्कल बनाते हैं या सर्कल से कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो इस तरह के डायग्राम को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। स्पेलिंग क्या होती है? VENN, वेन डायग्राम। इस तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जब हम लोग कोई भी चीज को वेन डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए समझने में थोड़ी आसान हो जाती है। तो जब थोड़ी आसान हो जाती है तो हम लोग इस तरह की चीज को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों के लिए, ज्यादा लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या था हमारा? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद था हमारा होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या, ये थी सबसे छोटी थी प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद संपूर्ण संख्या, फिर इसके बाद पूर्णांक, फिर इसके बाद हमारा परिमेय संख्या। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे, सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सारी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ये वाली चीज ये सारी चीज होगी, लेकिन ये वाली चीज भी ये सारी चीज हो ये जरूरी नहीं है। आप इधर से आपने स्टार्ट किया तो आप इधर तक जा सकते हैं। ये सारी चीजें सत्य होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी, आप जब वापस आ रहे हैं मतलब कि इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं तो वो चीज भी सच हो, सत्य हो। तो जरूरी नहीं कि वो चीज भी हमारी सत्य हो। तो अगर आप इतना याद रखेंगे तो इसकी मदद से आप पूरे, जैसे कि हमारा सारा नेचुरल नंबर, सारे प्राकृतिक संख्या संपूर्ण संख्या होंगी, सारी संपूर्ण संख्या पूर्णांक होंगे, सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे। जब हम लोगों ने सारे पूर्णांक के बारे में बात करी ना तो ये उसके अंदर का ये सब भी कवर अप हो गया। लेकिन अब इस बात को ध्यान से सुना, ये जरूरी नहीं है कि सारे परिमेय संख्या आपकी पूर्णांक हो, या फिर आपके सारे परिमेय संख्या संपूर्ण संख्या हो, या फिर सारे परिमेय संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या भी हो। कल मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवा दूंगी। तो वास्तविक संख्या थी क्या हमारी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसमें एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस उस तरह से सॉल्व करने के लिए आपको 2 या 3 नंबर का, 5 नंबर का इससे आता ही आता है। एक ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला था, आपको इससे भी एक क्वेश्चन आना तय है, लगभग लगभग तय है। एक क्वेश्चन आपका इससे आता है, एक क्वेश्चन आपका जो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे इससे आता है। एक क्वेश्चन आपका प्रूविंग से भी आता है कभी कभी, उसको भी हम लोग अभी आगे कवर करेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, जो आपके 2 नंबर दिए रहते हैं उनके बराबर आपको ये प्रूव करना रहता है। एक आपका आता है लॉन्ग एचसीएफ को फाइंड करना। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर आप इतना चैप्टर, अगर आप इतनी चीजें सीख लेते हैं जिसमें से आपने आधी से ज्यादा लगभग सीख ली, सिर्फ हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बचा है और हमारा प्राइम फैक्टर, सॉरी एचसीएफ, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बचा, सॉरी एचसीएफ एलसीएम बचा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे लगभग आपको एक क्वेश्चन मिलना तय है। और दूसरा आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो तो एकदम कंफर्म है कि उससे आपको 2 से 3 नंबर के बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये चैप्टर ऐसा है कि आप इसका थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेंगे जाते समय तो आपको वो चीज आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आप इस चैप्टर में फॉर्मूला भी लिख देते हैं अपने आंसर कॉपी में, 2 नंबर का जो यूक्लिड डिवीजन लेवल का आ रहा है, अगर आप उसमें फर्स्ट लाइन भी लिख देते हैं कि ऐसा हम मान लेते हैं कि ये चीज ये है, जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उस तरह का देखेंगे कि ये चीज ये है, तो आपको उसका भी आधा नंबर मिलेगा। तो इस चैप्टर से लगभग आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, भले ही आप अपने फाइनल आंसर तक ना पहुंच पाए। तो ये चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि जो हमारे बड़े चैप्टर्स होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो उसमें कभी कभी इस टाइप की इक्वेशंस आ जाती हैं जिसमें आपका फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, तो उसमें मार्क्स कटना ऑलमोस्ट तय होता है कि हाँ, कि लगभग उसमें आप मान सकते हैं कि आपका मार्क्स उसमें कट जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसके कुछ क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए या कुछ कभी टावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें वो हो गए, तो वो कभी घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टूल है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है अपने 10th के बोर्ड्स में, तो आप ऐसे चैप्टर को सबसे पहले पकड़ बनाइए, ऐसे चैप्टर पे बनाइए जो छोटे हो और वो ज्यादा नंबर उस हिसाब से कवर कर रहे हो। जैसे ये जो रियल नंबर वाला चैप्टर है, इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, एक प्रूविंग और एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला। और एचसीएफ एलसीएम वाले को भी हम लोग एक ही में काउंट करेंगे क्योंकि उसका मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है। और एक हमारा हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये दो चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग पूरी मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा नंबर की भी आती है आपका, वो सबसे ज्यादा नंबर कवर करेगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग का सीख लिया तो सारे चैप्टर्स फिर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसमें आपको बेसिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वगैरह, उसमें आपका एक थ्योरम आना कंफर्म है कि आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी, चाहे वो एस हो गई या ए हो गई या कुछ भी प्रॉपर्टी, वो आपको प्रूव करने को आएगी ही आएगी। तो ये चैप्टर्स में कुछ ना कुछ आएगा ही, सर्कल वगैरह है, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक हमारा वॉल्यूम वाला चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस टफ नहीं होता है बट कैलकुलेटिव होता है। आप जब एग्जाम में जाते हो ना तो आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, आप यहाँ पे कुछ और कर रहे हो और वहां पे जाके कुछ और करोगे। अगर आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर आ रहे हो ना अपने टाइम के अंदर, तो 99% चांसेस है कि आप वहां पे 8 से 9 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे उस गिवन टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय आपके सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, पहली बात तो आपके टाइम का प्रेशर होता है कि आपको 3 घंटे के अंदर वो पेपर कवर करना ही है, कंप्लीट करना ही है। दूसरा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होता है। चाहे हम जितने भी मन से सॉल्व करें, घर पे सॉल्व करते हैं तो हम एक तरह से रफ वर्क की तरह ही सॉल्व करते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। कॉपी में लिखते हो तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद आपको ये भी एक चिंता रहती है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, हम लोग सीधे फाइनल आंसर या बीच के एक दो स्टेप मिस कर देते हैं। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपको इन सब से ओवरकम करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेंस जो भी आपके उस चैप्टर से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितना भी पूछा गया है उसको आप लगा लो। उससे आपको दो चीजें होती हैं, उससे एक तो आपको आइडिया मिलता है कि किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने कठिन से कठिन बन सकते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा, फिर आपको उस हिसाब से आपको किस तरह तैयारी करनी है वो पता चलेगा। दूसरा, आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या हमेशा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कभी कभी कुछ एक दो टॉपिक्स और भी हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने जो रियल नंबर वाला चैप्टर था उसमें आपको 2-3 टॉपिक बताए। हो सकता है कि जब आप पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो जब आप पीवाईक्यू देखो तो उसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जो 1 मार्क के हो या 1.5 मार्क के हो या 2 मार्क के हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब आप एक नजर भी मार लोगे ना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं, उनको सॉल्व करना आसान होता है, या वो स्टेटमेंट बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने उन्हें एक नजर में भी देख लिया तो वो आपको याद आ जाएगा कि वहां एग्जाम सेंटर में आपको लिखना क्या है। और 1 नंबर में हम लोगों को इतना नहीं लिखना होता है, अगर आपने 1 नंबर में 2-3 लाइन भी लिखी है तो आप, और वो लाइन आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपके आंसर से रिलेवेंस रख रही है, तो आपको उसमें भी आपकी मार्किंग होगी। आपको कम से कम एक में तो आधा नंबर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। और इवन आधा आधा नंबर भी बहुत ज्यादा काउंट करता है। कहने को तो मार्क्स कुछ नहीं होते, लेकिन मार्क्स सब कुछ होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी इसके कॉन्ट्रोडिक्टरी में चलता है कि मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन अगर आप कहीं पे जाएंगे तो आप अपने सबसे पहले आपका रिजल्ट ही देखा जाएगा कि इसका कितना है। भले ही आपका किसी में
आपको नॉलेज हो, आप उसमें मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स, तो आपका एक इम्प्रेशन कहीं ना कहीं रहेगा, जो भी आपको सामने से देख रहा है कि इसको इस सब्जेक्ट की उतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से अच्छे से पढ़िए। अब हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में देख लिया, जल्दी से हम लोग एलसीएम के बारे में भी देख लेते हैं। तो एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है, जिसकी वैल्यू सबसे हाई है, और वो जितने भी नंबर्स हमको दिए गए हैं उन सभी का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर क्या है हमारा? कॉमन है सब में। वो फैक्टर क्या है हमारा? सब में कॉमन है। 12 और 15 लिया था ना लास्ट टाइम। 12 का फैक्टर क्या आया था हमारे पास? 2 2 3। और 15 का फैक्टर क्या आया था? 3 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर में सबसे हाई नंबर क्या था जो कॉमन था? वो था 3। तो दोनों का एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 3। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, सपोज हम लोगों ने किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम निकाला, 15 और 21 का एलसीएम निकाला हम लोगों ने, सपोज एलसीएम लासापा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने लोग भी एलसीएम का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, अब पता चल गया ना सबको एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमारे पास सपोज कोई दो नंबर दिए गए हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, 15 और 21 दिए गए हैं, लेट्स से वी हैव द टू नंबर्स 15 एंड 21। 15 और 15 एंड 21, 15 और 21 दिया गया है। अब 15 और 21 का हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लसापा निकालना है। ठीक। तो जब हम लोगों को 15 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम रहेगा। हम लोग दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोगों ने इधर रखा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला अपना टेबल बनाया, इधर लिखा 15, इधर लिखा 21। ठीक। अब सपोज हम लोग एक नंबर और ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। 15, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो सबसे पहला फैक्टर इसका क्या होगा? सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? टाइप करिए 2। और 2। हम्म 2। तो सबसे पहला फैक्टर होगा इसका 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास 12, 15 और 21 में से एक सम संख्या भी है, मतलब कि इवन नंबर भी है। तो इस वजह से सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा? 2। अब हमने देखा 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, कितनी बार आता है? 6 बार आता है। ठीक। वो 6 हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन 2 के पहाड़े में 15 हमारा नहीं आता। 2 के पहाड़े में हमारा 15 नहीं आता। तो उस 15 को हम लोग एज इट इज, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक। अब फिर इसके बाद है हमारा 21। 2 के पहाड़े में हमारा 21 भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो संख्या है वो हमारी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इस वजह से ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम लोगों ने इस 21 को भी ऐसे ही लिख दिया। फिर अब हम लोगों ने देखा क्या हमारे पास फिर से कोई सम संख्या है? हाँ है, जो है 6। तो 6 जो है वो फिर से 2 के पहाड़े में आएगा। 2 के पहाड़े में आया ना? कितने बार आया? 2 के पहाड़े में 6 आया। कितने बार आया? 3 बार आया। कितने बार आया? 3 बार आया। हम्म मैम। दो के पहा 2 के पहाड़े में 6 आया, 3 बार आया। लेकिन 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता। 15 नहीं आता और 21 भी नहीं आता। तो हम इन नंबर्स को वैसे के वैसा ही लिख देंगे। यहाँ हम लोगों ने लिखा 15 और यहाँ हम लोगों ने लिखा 21। यहाँ हम लोगों ने लिखा 15
और यहाँ हम लोगों ने लिखा 21। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई भी सम संख्या नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका अगला फैक्टर क्या होगा। अगला फैक्टर इसका क्या होगा, सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए। 3, 3, 3, 3, 3। तो अगला इसका फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अब 3 की टेबल में 3 आता है, कितने बार आता है, 1 टाइम आता है। कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है। 3 की टेबल में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, और कितने बार आता है, 1 बार आता है। फिर 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। 3 के पहाड़े में 15 कितने बार आता है, 5। कितने बार आता है, 5, 5 टाइम्स आता है। फिर 3 के पहाड़े में हमारा 21 भी आता है, कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम आता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये जो 12 के नीचे 1 आया है, तो मतलब 12 का फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए। 12 के फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए। क्या क्या मिले हम लोगों के 12 के फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए। क्या क्या है हमें हमारे 12 के फैक्टर्स, इधर मैं नेक्स्ट टाइम में लिख रही हूँ। 12 के फैक्टर्स हमारे क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के ये फैक्टर मिल गए। कैसे पता चला हमारा 12 के फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमारा जो लास्ट में है वो 1 आ गया। इसका गुणनखंड अब और नहीं किया जा सकता। 12 का गुणनखंड अब और ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो अभी हम लोगों को 15 और 21 के गुणनखंड पूरे नहीं मिले हैं, तो हम लोग अब इनके गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 आता है, 3 की टेबल में 1 टाइम, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला फैक्टर क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 5। गुड। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 32 है, और पार्टिसिपेट सिर्फ कुछ ही बच्चे करते हैं जब मैं आंसर्स पूछती हूँ। तो ऐसा क्यों, इतना डिक्रीमेंट क्यों। 5, 5, 5। गुड। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है, हमारा 5 है। तो 5, 1 जो था उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है ना। तो ये 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, लेकिन 5 की टेबल में 7 नहीं आता। तो इस 7 को भी हम लोग एज इट इज जैसे के जैसा कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये बचा। तो मतलब अब हमारे पास 15 के भी फैक्टर्स होना कंप्लीट हो गए। 15 का फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए, जितने भी उसके गुणनखंड थे हमको मिल गए, हमारे पास आ गए। तो हमारे पास 15 के फैक्टर्स आना शुरू कहाँ से हुए थे, यहाँ से शुरू हुए थे ना। कहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से शुरू हुए थे। जब हम लोगों ने 3 को 15 से डिवाइड किया था तो हमारा 5 आया था। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। क्या क्या आया हमारे पास 15 का फैक्टर, 3 इंटू 5। क्या आया हमारे पास, 3 इंटू 5। फिर इसके बाद हमारे पास अभी भी एक नंबर बचा हुआ है 7। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। 7, 7, 7। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 7 होगा। इसका अगला गुणनखंड 7 होगा। एक नहीं बेटा, एक कैसे, जो जिसने भी एक का आंसर दिया था, एक नहीं 7। तो 7 होगा हमारा नेक्स्ट फैक्टर। तो जब हमारा नेक्स्ट फैक्टर 7 हो गया, तो एक एज इट इज वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। फिर ये वाला एक ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद 7 के पहाड़े में 7 आता है, कितने बार आता है, 1 बार आता है। तो
अब हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने नंबर्स लिए थे 12, 15 और 21, अब उन सभी के नीचे एक एक और एक आ गया है, मतलब हमको सभी के फैक्टर्स मिल चुके हैं, सारे फैक्टर्स, सभी नंबर्स के फैक्टर, जो सभी नंबर के गुणनखंड मिल चुके हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने 12 और 15 का फैक्टर तो ऑलरेडी लिख लिया था अपने पास, तो अब हम लोग 21 का फैक्टर भी लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 21, तो 21 के फैक्टर हम लोगों को मिलना कहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से शुरू हुए थे, क्योंकि इसके पहले तो 21 ही रहा, यहाँ से मिलना शुरू हुए ना। तो 21 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, 3 × 5 इंटू 21 के फैक्टर, सॉरी, हमारे पास क्या थे, 3 × 7। 21 का फैक्टर क्या क्या मिला हम लोगों को, 3 और 7, 3 और 7। 5 जो है वो 21 का फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 7 यहाँ पे भी है, वो सेम 7 यहाँ पे भी आया, अगर जो 7 है वो 5 का फैक्टर होता है तो यहाँ पे कुछ और आता। तो 21 का फैक्टर क्या है हमारा, 3 और 5। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो फैक्टर हमारा 3 है वो सब में कॉमन है, जो फैक्टर हमारा 3 है वो सब में कॉमन है। मैंने ये जो कॉमन फैक्टर है इस सबको, इसमें सबको सर्कल कर लिया, क्या कर दिया, सबको सर्कल कर दिया। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम लोग इधर लिखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स टू जो नंबर कॉमन था, कौन सा नंबर कॉमन था, 3 कॉमन था। जो नंबर कॉमन होगा, जो नंबर सामान्य होगा सभी नंबरों में, सभी के गुणनखंड में आएगा, तो उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे। 3 सब में आ रहा है ना, तो 3 को सिर्फ हम लोग एक बार लिखेंगे, एक बार मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद जब मैंने 3 को एक बार लिख लिया, तो इसके बाद क्या क्या बचा, एक ये 2 बचा, एक 2 ये बचा, एक ये 5 बचा और एक ये 7 बचा। इन सभी को भी हम लोग लिख लेंगे। तो मैंने क्या लिखा, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा इंटू 2, फिर ये वाला नेक्स्ट 2 लिखा हम लोगों ने इंटू 2, फिर ये हम लोगों ने लिखा नेक्स्ट 5 इंटू 5, फिर हम लोगों ने ये लिखा इंटू 7। ठीक, 3 × 2 × 2 × 5 × 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से। इनको गुणा करने के बाद क्या आ रहा है वो आंसर लिखिए। 420। बाकी सब लोग चेक करो, क्या ये आंसर 420 सही है, गलत है। 420, 420, 420, 420, 240, 240। कुछ लोग तो 240 भी कह रहे हैं, किसी ने 240 भी रिप्लाई किया था। तो क्या आंसर है, 420 की 240? अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60। यहाँ तक हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। 60 × 7, 60 × 7 क्या होगा, ये 0 एज इट इज, 7 × 6 = 42। तो क्या आया हमारा एलसीएम, 420। एलसीएम क्या आया हमारा, 420। अब मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप जल्दी से उसका एलसीएम निकालिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नंबर है हमारा 8, 9, 25, 8, 9, 25। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, आप लोग इसके आंसर, इसका एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए जल्दी से सब लोग, सब लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, यस और नो? यस मैम। हम्म
तो एलसीएम निकालिए इसका जल्दी से। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मिनट दे रही हूं मैं, जल्दी से सब लोग सॉल्व करो, जिसका आंसर आए वो मुझे बताना फिर। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक? 72। 2 into 2 into 2 into 1180। 72। आंसर्स में आपके बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिल रही है देखने को, कोई 1875, कोई 72, कोई 1800। एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर्स कैसे हो सकते हैं भाई? 1180। चलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ देखिए, और जिसकी भी जहां गलती हो फिर उसे देख लीजिएगा कि किसका कहाँ पे गलत है। क्या नंबर्स हैं हमारे? हमारे नंबर्स हैं 8, 9 और 25। ठीक, 8, 9 और 25 हमारे पास नंबर है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करना शुरू किया, इनके फैक्टर्स हम लोगों ने ढूंढना शुरू किए। तो सबसे पहले 2 की टेबल में 8 आता है, कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 9 नहीं आता तो 9 को एज इट इज लिखा। 25 नहीं आता तो 25 को एज इट इज लिखा। 25 को एज इट इज लिखा। अब सब लोग इधर देखिए, सबके आंसर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, सबके आंसर अलग अलग हैं। अब फिर हम लोगों ने देखा फिर से 4 आ रहा है, तो मतलब ये इसका फैक्टर फिर से 2 होगा। 2 से किया तो ये आया 2, 9, 25। इसके बाद फिर से 2 आ रहा है तो फिर से इसका एक फैक्टर हो गया 2। क्या आया अब यहाँ पे, 1, 9 और 25। अब जो हमारा 8 था उसके फैक्टर्स हम लोग मिल गए। फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 ये हम लोगों को मिल गया। क्या आया 8 का फैक्टर, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 9 और 25। 9 और 25 में छोटा कौन है, 9 है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 3। 3 आया, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, और ये 1 को एज इट इज लिखा हम लोगों ने। और ये 25 3 की टेबल में क्योंकि नहीं आता है तो ये 25 एज इट इज। फिर इसके बाद ये है हमारा, फिर से 3 आ गया तो 3 की टेबल में फिर 3 आता है, कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है। और ये 25 नहीं आता तो वो एज इट इज। अब हमारे पास सिर्फ बचा 25। 25 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, सॉरी 25 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। 5 टाइम्स आता है ना, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 5 कितने टाइम, ये 1 और ये वाला 1 एज इट इज। 25 की टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम। फिर इसके बाद हम लोगों को फिर से एक 5 मिला, इसको हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया, फिर आया ये हमारा 5। तो फिर आया यहाँ पे 1, 1, 1। अब हमको सभी तीनों नंबर्स के फैक्टर्स मिल गए। 8 के फैक्टर्स तो हम लोगों ने लिख लिए थे, तो हमारे 9 के फैक्टर्स क्या थे, फैक्टर्स एफ, एफ मीन्स फैक्टर, फैक्टर ऑफ 9। 9 के फैक्टर हम लोगों को क्या मिले, 3 into 3। क्या मिला, 3 into 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, 25। तो फैक्टर ऑफ 25, 25 लिखा ना। तो क्या हुआ, इसके फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 5 into 5। अब इनको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या 5 into 5 25 होता है, होता है। 3 into 3 9 होता है, होता है। 2 into 2 into 2 8 होता है। तो ये सारे फैक्टर सही हैं। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे कोई भी मल्टीपल जो है हमारा कॉमन नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है।
तो हम लोगों ने क्या किया, इन सभी नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोई भी मल्टीपल हमारे पास कॉमन नहीं होगा तो हम